आज आगे हम लोग करेंगे, जिसमें 6 श्लोक हमारे हो गए हैं। 7वां और 8वां श्लोक आज हम लोग आगे देखेंगे। उससे पूर्व, कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग क्या करें, श्लोकों को कंठस्थ करें, क्योंकि श्लोक में से ही प्रश्न आएंगे। तो जब श्लोक आपको याद होगा तो आपको प्रश्नों के उत्तर भी वहां आराम से समझ में आएंगे, क्योंकि संस्कृत में प्रश्न बनेंगे और संस्कृत में उसके जो शब्द होंगे वो श्लोकों में से ही होंगे। तो श्लोकों को कंठस्थ करने के लिए मैं यहाँ एक बार उच्चारण हर क्लास में दूंगी। आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग पिछले श्लोक के उच्चारण के साथ साथ। हमारा इसमें है वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद में हमारा है, और पहला श्लोक हमारा मंगलाचरण है। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हुए हम लोग आगे के आज के श्लोक पर आएंगे। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम्, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम्, प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुम्, सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ, सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, कृतप्रणामस्य महीभुजे, कृतप्रणामस्य महीभुजे, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः, जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः, न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियम्, न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियम्, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। आप भी साथ में उच्चारण कर सकते हैं, आपको भी याद होता जाएगा। दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो, दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो, रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः, रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः, ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीम्, ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीम्, विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे, क्रियासु युक्ते नृपचारचक्षुषो, क्रियासु युक्ते नृपचारचक्षुषो, न वञ्चनीयः प्रभवो नुजीविभिः, न वञ्चनीयः प्रभवो नुजीविभिः, अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा, अतोऽर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः, स किं सखा साधुरशास्ति योधिपम्, स किं सखा साधुनशास्ति योधिपम्, हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभु, हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभु, तदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्, तदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः,
निसर्ग दुर्बोधमबोध विप्लवः निसर्ग दुर्बोधमबोध विप्लवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयमवेदीयन्मया तवानुभावोऽयमवेदीयन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषां निगूढतत्त्वं नयवर्त्मविद्विषाम् विशङ्कमानो भवतः पराभवम् विशङ्कमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते दुरोदरच्छद्मजितां समीहते न येन जेतुं जगतां सुयोधनः न येन जेतुं जगतां सुयोधनः। आज हम लोगों को यहाँ से करना है, हाँ 7वें श्लोक से हम लोगों को अर्थ देखना है। तो अभी तक हमारा विषय हुआ था, वनीचर ने बोलना शुरू किया है, वो जिस कार्य से गया था वहां से वो जानकारी लेकर के आया है, तो अब वो युधिष्ठिर को बताने जा रहा है। तो सबसे पहले अभी तक उसने जो बोला है उसमें 2 श्लोक हो गए थे आपके, 5 और 6, है ना। 5-6 में आपका वनीचर ने बोलना प्रारंभ किया है। आज 7वें में क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, विशंकमानो भवतः। विशंकमान मतलब शंका करता हुआ, विशंकमान मतलब शंका करता हुआ, शंका करना मतलब उसके मन में कोई शंका है, क्या है, भवतः आपसे, पराभवम पराजय की, मतलब वो हाँ आपसे पराजित होने की शंका करता हुआ। अभी आप देखते जाएंगे जितना अभी तक श्लोक हो गया है, अब धीरे धीरे आपको आगे पूरा सरल अर्थ लगेगा, क्योंकि अब कहानी समझ में आ गई है तो थोड़ा थोड़ा सब शब्द भी थोड़े से सरल होते जाएंगे। तो क्या हो गया है, क्या बता रहा है वनेचर आके, क्या बता रहा है कि जो दुर्योधन है वो कैसा है, अभी शंका कर रहा है। किस चीज से शंका कर रहा है, भवता आपसे कर रहा है। कैसी शंका कर रहा है, पराभवम पराजय हो जाने की, उसको ये डर है कि वो कहीं पराजित आपसे ना हो जाए। नृपासनस्थोपि, नृप के आसन पर बैठा हुआ भी, यद्यपि वो कहाँ बैठा है, इस समय राज सिंहासन पर बैठा है, फिर भी वो क्या कर रहा है, आपसे पराजय की शंका कर रहा है। उसके मन में ये शंका है कि मैं आपसे पराजित न हो जाऊं। और वनाधिवासिनः, किससे, वन में जो इस समय निवास कर रहे हैं, कौन, युधिष्ठिर। हाँ, तो वनाधिवासिनः, यद्यपि आप क्या हैं, इस समय वन में निवास कर रहे हैं, तो वन में निवास करने वालों से, यानी कि आपसे वो क्या कर रहा है, पराभवम पराजय की शंका कर रहा है। यद्यपि वो क्या है, सिंहासन पर बैठा है, यद्यपि उसके पास पूरा राज्य है और आप तो यहाँ वन में हैं, हाँ, तब भी आपसे वो पराजित होने से उसके मन में एक शंका है कि वो आपसे पराजित ना हो जाए। क्योंकि अगर उसने जनता को, जितने समय के लिए आप यहाँ वन में आए हैं, साम्राज्य को अच्छे से नहीं संभाला तो जनता पुनः आपको ही राजा बना लेगी। तो इस तरह से उसके मन में जो भी पराजित होने की शंका है वो अभी भी है। आप यद्यपि वन में हैं फिर भी उसके मन में क्या है, ये शंका बनी हुई है। फिर आगे कह रहा है कि दुरोदर छद्म जिताम, दुरोदर कहते हैं जुए को, जुए से क्या किया था उसने, हाँ जुए के बहाने, छद्म छल कपट के द्वारा, जिताम जीत ली गई, क्या, जगती, जो पृथ्वी उसने किससे जीती थी, जुए के द्वारा। हाँ, जुए में छल के द्वारा उसने जिस पृथ्वी को जीत लिया था
उसको नये न जे तुम, नए आए थे ना पिछले वाले में, नए वर्तमान, हाँ नए वर्तमान, वही नए का आ गया यहाँ पे, नया नए मतलब नीति, नये न तृतीया विभक्ति आ गई, नीति के मार्ग के द्वारा जे तुम जीतने की समीहते, प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। हाँ, यद्यपि उसके पास जीती हुई पृथ्वी है, छल से उसने उसको प्राप्त कर लिया है, लेकिन वो कैसे प्राप्त हुई, उसको अभी भी ये भय है कि कहीं मैं अगर इसमें प्रजा को अपने उसमें नहीं कर पाया तो ये पुनः मेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए अब वो क्या करने की सोच रहा है, नयेन जेतुम, नीति के मार्ग से उसको जीतने की प्रयास कर रहा है। सबसे लास्ट में उसके लिए संबोधन किया है सुयोधन। कौन कर रहा है, दुर्योधन। यहाँ पे दुर्योधन को बोला है सुयोधन। सुयोधन के लिए कहते हैं कि सुयोधन उसको भीम आदि क्या थे, इस तरह से उसका मजाक बनाते थे कि जिसको क्या करा जा सकता है, आसानी से जीता जा सकता है, इसलिए उसको सुयोधन बोलते थे। जिसको युद्ध में आसानी से जीता जा सके वो सुयोधन होता है। सुखेन युध्यते इति सुयोधन, युद्ध में जिसको सुखपूर्वक आसानी से उसको चिढ़ाते थे कि मतलब तुम ज्यादा बलशाली नहीं हो, यद्यपि उसका नाम हाँ, तो भीम आदि उसको चिढ़ाते थे सुयोधन। तो यहाँ पर भारवी ने भी हाँ यहाँ पे सुयोधन प्रयोग किया है। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सुयोधन हो गया अभी कि अब वो नीति के मार्ग पे चलना प्रारंभ कर रहा है, इस अर्थ में भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भारवी ने सुयोधन प्रयोग किया है। तो इसका अन्वयार्थ देखते हैं, अन्वयार्थ क्या आएगा, सुयोधन, जो दुर्योधन है, जो सुयोधन है वो क्या है, नृपासनस्थ अपि, आसन पर, नृप के राजा के आसन पर बैठा हुआ भी, स्थ बैठा हुआ भी, वनाधिवासिन, वन में रहने वाले, भवतः आपसे, पराभवम पराजय से, पराजित होने के, विशंकमानः शंका करता हुआ, आपसे पराजित होने के डर से, आपके पराजित होने की शंका करता है, आपसे पराजय की शंका करता हुआ क्या कर रहा है, दुरोदर छद्मजिताम, दुरोदर जुए से, हाँ जुए में छल द्वारा जिताम जीती गई, जगतीम पृथ्वी को, नयेन जेतुम नीति के मार्ग के द्वारा जीतने की समीहते, प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर अब वो बता रहा है उसको, देखो आ गया ना विपरीत वाली बात, इसलिए उसने पहले ही कह दिया था कि मैं जो भी कहूंगा आपके हित की बात कहूंगा, इसके लिए मैं कोई, मुझे इसके लिए क्या था, दंड नहीं, मैं इसलिए क्षमा योग्य हूँ, क्षंतु मर्रसी, मैं क्षमा की योग्य हूँ, मैं जो साधु असाधु जो भी कहूंगा। तो यहाँ पे अब क्या आ गया, ये तो युधिष्ठिर से विपरीत बात हो गई कि वो क्या कर रहा है, नीति के मार्ग पर चलने लगा है, जबकि नीति का मार्ग अपनाना उसके लिए कठिन होगा, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, हाँ अब वो कोशिश कर रहा है कि जो छल से उसने राज्य जीत लिया है, छल से जिस पृथ्वी को उसने अपने अधीन कर लिया है, अब उसको पूर्णतः अपने अधीन कर ले, जो जितनी भी प्रजा है उसमें उनको, हाँ उनको अपने अधीन कर ले। तो इसके लिए उसने क्या किया है, नयेन जेतुम समीहते, नीति के मार्ग को अपना करके वो क्या कर रहा है, अपने अधीन करने का प्रयास कर रहा है। सरल है, हो जाएगा। एक बार घर में जाके रिवीजन भी करना है, बिना रिवीजन के नहीं होगा। सिंहासन पर स्थित होता हुआ भी दुर्योधन, वन में निवास करने वाले, वन में निवास करने वाले, आपसे पराजय की शंका करता हुआ, जुए में द्युत क्रीड़ा के बहाने से जीती हुई पृथ्वी को अब नीति से जीतना चाहता है, उसका प्रयास, नीति से जीतने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पे जो कुछ प्रश्न बनेंगे वो आपके बनेंगे इन शब्दों से कि वनाधिवासिनः किसके लिए प्रयोग किया है, युधिष्ठिर के लिए। कौन है, दुर्योधन है। अगर जिसने इसका अध्ययन नहीं किया होगा तो सुयोधन में कंफ्यूज जाएगा, सुयोधन कैसे दुर्योधन को बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे भारवी ने दुर्योधन न प्रयोग करके सुयोधन प्रयोग किया है। और दुरोदर शब्द का क्या अर्थ है, जुआ, है ना, द्यूत क्रीड़ा। नृपासनस्था किसके लिए प्रयोग हुआ है, हाँ दुर्योधन के लिए।
नयन शब्द का मीनिंग, हाँ, नीति मार्ग। विशंक मानः कौन है? दुर्योधन। ठीक है, तो इसीलिए जब श्लोक आप कंठस्थ करेंगे तो श्लोक में ही सारे प्रश्नों के उत्तर रहेंगे। अगर आपको श्लोक कंठस्थ होता है तो उसके कुछ शब्दार्थ आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और फिर पूरे श्लोक का अर्थ आपको तुरंत ही हाँ याद आ जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार उच्चारण करवा रही हूँ, हर कक्षा में स्टार्टिंग से उच्चारण करवा रही हूँ। मेरे साथ आप लोग भी जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो भी कक्षा में उच्चारण करेंगे तो उनको भी साथ के साथ कंठस्थ होता जाएगा। अभी है ऑनलाइन में कोई? यस या नो करिए। ऑनलाइन कक्षा में है कोई जो पढ़ रहा है साथ में? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। ऑनलाइन कक्षा में है कोई उपस्थित? क्लासरूम में संख्या तो 3 दिखा रही है। हाँ ठीक है, उपस्थित हैं। हाँ या ना डाल दीजिए चैट में, जिससे आप लोगों से भी मैं प्रश्न कर सकूं, आप भी उत्तर दे पाए तो आपका भी साथ के साथ तैयारी होती जाएगी। तो इसलिए मैं सारे उच्चारण करवा रही हूँ कि श्लोक कंठस्थ करने से आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्लोक को आप चलते फिरते कहीं भी ऐसे ही दोहराने रहेंगे तो आपको पूरे याद आ जाएंगे, सारे प्रश्नोत्तर आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाएंगे। क्योंकि जो एक स्वर होता है, कहते हैं काव्य या गीत, वो सरल है माध्यम किसी भी चीज को याद रखने का। तो ये था इसका शब्दार्थ और अन्वयार्थ। इसमें से जो 2-3 प्रश्न बनेंगे वो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं व्याकरण पोर्शन। किसी ने कमेंट नहीं किया है, एक दिन कमेंट किया था, उस दिन मैंने देखा नहीं था। आज कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे पूछने के बाद भी। चलिए कोई नहीं, आप कक्षा कर रहे हैं यही अच्छी बात है। मेरी कोशिश है कि आप सभी का हो जाए, इतना जितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊं। तो व्याकरण देख लेते हैं इसका। हाँ यस मैम, एक उत्तर आया, धन्यवाद उत्तर देने के लिए। चलिए अब व्याकरण देख लेते हैं। इसमें तो व्याकरण पोर्शन में आप लोग नोट्स बनाइएगा, देख करके सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, नोट्स भी बनाना होगा और रिवीजन भी करना होगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से सफलता प्राप्त नहीं होगी, जो पढ़ रहे हैं रोज उसको रोज रिवीजन भी करिए। तो हम लोग आगे इसका देख लेते हैं व्याकरण में क्या क्या है। विशंक मानम, विशंक शानच, विशंक मानः कैसे बना? उपसर्ग पूर्वक शंक धातु, ये धातु चिन्ह लगा रही हूं मैं यहाँ पर, और शानच प्रत्यय। ये जो ऐसा चिन्ह दिख रहा है धातु चिन्ह है, तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या शब्द है? धातु शब्द है। ठीक है, तो विशंक मानः कैसे बना? उपसर्गपूर्वक शंख धातु से शानच प्रत्यय करके विशंक मानो बना। फिर है आपका भवतः का, तो जरूरत नहीं है क्योंकि इतना सरल तो नहीं पूछेगा। भवतः तो आप लोग वैसे भी पहचान ही रहे हैं। पराभवम, पराभू अप, पराभवम का बनेगा परा भू अप। ठीक है, फिर है आपका नृपासनस्थ, लिख लिया? ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं तो वो भी लिखते जाए व्याकरण साथ में, ये बाद में व्याकरण दिखाता है इसमें। नहीं नहीं, वहां पे जैसे मैंने ये लिख के फिर इरेज कर देती तो वहां पे सेव रहता है। एक भी नहीं देखे लोग, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, हटा देती हूँ, तो पता नहीं सेव होता है कि नहीं। इसलिए अच्छा है कि साथ में अगर क्लास कर रहे हैं तो इसको व्याकरण को लिखते जाएं। अन्यथा अगर आपके पास पुस्तक ग्रंथ होगा, पुस्तक है, उसमें भी आपको व्याकरण मिल जाएगा। यहाँ सुनने से उसका एक रिवीजन हो जाता है, बस इतना है। हाँ दोनों मिला करके फिर ज्यादा अच्छा हो जाता है।
तो यहाँ पर अभवम का हो गया। आगे नृपासनस्थ देख लेते हैं। नृपासनस्थ में आपका बनेगा नृपासन जोड़ स्था जोड़ क। अब इसमें यहाँ पर समास भी है। नृपासन आ धातु क प्रत्यय। यहाँ पे नृप अलग बनाया है, आसन अलग बनाया है, सबका व्याकरण अलग दिया है। नृप का तो आपने पीछे भी शायद लिखवाया था मैंने, नृप का नृपाक एक में आया था ना, नृप संबोधन किया था उसमें, तो वहां पे लिखवाया ही था। नृपाक बनेगा नृप, आसन बन जाएगा आपका, आज धातु से लिट प्रत्यय करके आसन बन गया, तो नृपासन शब्द बन गया। स्था धातु के साथ लगा करके क प्रत्यय लगा करके नृपासनस्थ बन गया। ठीक है, इसमें समास देख लो। इसमें समास है नृण पातिथि निप। पहले नृप बनाया, नृप शब्द बनाया, कैसे बनाया? नृण पातिथि नृप। ठीक है, ये बनाया उपपद तत्पुरुष। जो मनुष्यों की रक्षा करता है, पारक्षण धातु ना, जो मनुष्यों की रक्षा करता है वो क्या करता है? नृप कहलाता है। फिर निपासनस्थ बनाया है पूरा, नृपासने तिष्ठति थी, नृपासनस्थ। नृपासने तिष्ठति थी, नृपासनस्थ। उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, ये वाला दिख नहीं रहा है, छोड़ देते हैं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं। यही है उपपद तत्पुरुष समास है यहाँ पर भी। ये पूरे निपासनस्थ में हो गया है, ये नृप के लिए हुआ है। निपातिथि निपह उपपद तत्पुरुष, और निपासनस्थ पूरा बनाएंगे तो क्या है? नृपासने